मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के अध्याय 10 प्रकाश का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस अध्याय में हम दर्पण के प्रकार और दर्पण से होने वाले परावर्तन के गुणों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, दर्पण या मिरर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर काफ़ी आसान है, बिल्कुल सरल है। हम जब किसी कांच के एक पारदर्शक तल को ले लेते हैं और इस पारदर्शक तल की किसी सतह पर पॉलिश कर देते हैं तो हमें जो निकाय या जो संरचना प्राप्त होती है यह दर्पण कहलाती है। यह दर्पण की एक सामान्य परिभाषा या दर्पण का एक सामान्य परिचय था। अब यदि क्वेश्चन आता है कि दर्पण किसे कहते हैं, तब इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। दर्पण वह तल होता है जिसके एक तल पर या जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। यह पॉलिश अपारदर्शक होती है। तो स्टूडेंट्स, यह दर्पण की एक सामान्य परिभाषा थी। दर्पण वह तल जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है दर्पण कहलाता है। दर्पण के तल पर सामान्यतः रेड ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब हम दर्पण के किसी तल पर या सतह पर पॉलिश कर देते हैं तब हमें दर्पण के कितने पृष्ठ प्राप्त होते हैं या दर्पण के हमें कितने सरफेस प्राप्त होते हैं। तो अब हम दर्पण की सतह का अध्ययन करेंगे। दर्पण की सतह या दर्पण के पृष्ठ। तो स्टूडेंट्स, दर्पण की दो सतह या दो पृष्ठ होते हैं। नंबर 1 पॉलिश किया हुआ सतह या पॉलिश वाली सतह या पॉलिश सतह। इस सतह से परावर्तन वगैरह नहीं होता है। नंबर दूसरा होता है परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट्स, यह वह सतह होती है जिस सतह से किसी भी दर्पण से परावर्तन होता है और इसी आधार पर हम दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं। परावर्तक सतह के आधार पर ही हम दर्पण को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण की सतह का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम यह अध्ययन करते हैं कि यह दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, सामान्यतः दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यह प्लेन मिरर कहलाता है और गोलीय दर्पण यह स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि दर्पण या मिरर को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर वही है। दर्पण या मिरर के लिए परावर्तक सतह के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला समतल दर्पण या प्लेन मिरर। नंबर 1 समतल दर्पण या प्लेन मिरर। नंबर 2 गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स, पुनः क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम गोलीय दर्पण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इनकी जो परावर्तक सतह होती है वह
गोलीय होती है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल, इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं या कॉनकेव मिरर या कॉनकेव दर्पण कहते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल यह कॉन्वेक्स कहलाता है। उत्तल दर्पण यह कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा हम इसके परावर्तक सतह के आधार पर देते हैं। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई या दबी हुई होती है अवतल दर्पण कहलाता है। यह अवतल दर्पण है। इसके उभरी हुई सतह पर पॉलिश है या उभरी हुई सतह से परावर्तन नहीं हो रहा है, जबकि इसकी जो दबी हुई सतह है वह परावर्तक सतह है या इसकी जो अवतल सतह है वह परावर्तक सतह है। तो स्टूडेंट्स, यह अवतल दर्पण की परिभाषा थी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है। यह उत्तल दर्पण है। इसमें दबे हुए तल पर पॉलिश है और बाहर की ओर उभरा हुआ परावर्तक तल है। बाहर की ओर उभरा हुआ परावर्तक तल है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों के लिए हम गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इस चीज का भी अध्ययन करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है। यह काफी सरल है। गोलीय दर्पण गोलीय से आया है। गोलीय अर्थात स्फेरिकल, अर्थात कोई भी एक बॉल जो कि गोल होती है, खोखली बॉल जो कि एक गोल होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, इसी से यह खोखली बॉल से ही स्फेरिकल मिरर आया है। तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे यह एक खोखली बॉल है या गोलीय संरचना है। जब इस गोलीय संरचना को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, तब हमें इसके दो कटे हुए भाग प्राप्त होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। जब इस कटे हुए भाग के, इस खोखले गोले के कटे हुए भाग या सेपरेट हुए भाग के बाहरी सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं, तब हमें अवतल दर्पण प्राप्त होता है। और जब इस गोले के कटे हुए भाग या सेपरेट किए हुए भाग के हम अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं, तब हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, स्पष्ट है, जब इसके बाहरी भाग पर पॉलिश है तो उसमें परावर्तक तल अंदर की ओर होगा और इसी प्रकार उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहर की ओर होता है। यह दोनों दर्पणों को हम गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं उसका अध्ययन था। स्टूडेंट्स, अभी आपने समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की परिभाषाएं व इनके प्रकारों का भी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अब हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और समतल दर्पण का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, समतल दर्पण या प्लेन मिरर, इसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका
परावर्तक तल समतल होता है। समतल दर्पण इसका परावर्तक तल समतल होता है। अब इसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि इससे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफ़ी सरल है। यह मैंने प्रतिबिंब के लिए संक्षेप में लिख दिया है। प्रतिबिंब की विशेषताएं, आप इसको पूरा लिख लें। तो समतल दर्पण, इसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, बालों में कंघी करने में इत्यादि कई चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है हमें उसके गुणों का अध्ययन करना है। तो उससे बने प्रतिबिंब की पहली विशेषता होती है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी अर्थात वर्चुअल। यह वह प्रतिबिंब होता है जिसमें किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यह आभासी प्रतिबिंब होता है, अर्थात समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल इस प्रतिबिंब की हम फोटो ले सकते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की हम फोटो ले सकते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण के बारे में अभी बता रहा हूं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर तीसरा, प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, अब हम इस प्रतिबिंब की दूरी का अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यह समतल दर्पण है और यदि इस समतल दर्पण से हम 5 फीट की दूरी पर कोई वस्तु रख देते हैं, माना यह वस्तु 5 फीट की दूरी पर रखी है, तो इस समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भी 5 फीट की दूरी पर बनता है। तो स्टूडेंट्स, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। स्टूडेंट्स, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 5 फीट की दूरी पर रखी है, तो वस्तु व प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी। तो वस्तु व प्रतिबिंब के बीच कुल दूरी 5 + 5 = 10 फीट होती है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 फीट आगे वस्तु रखी है और 5 फीट पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के योग के बराबर अर्थात 10 फीट हो जाती है। इसके बाद हम इसके एक चौथी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे कि हमें किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h है, इसको आप देखते जाएं, समझते जाएं। h ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए होता है, अर्थात
यदि किसी वस्तु की कुल ऊंचाई 10 फीट है और हमें इसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो हमें 5 फीट का समतल दर्पण चाहिए होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल 10 फीट की वस्तु है तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें 5 फीट का समतल दर्पण चाहिए होता है। तो हमें 5 फीट का समतल दर्पण चाहिए होता है या हमें 5 फीट के समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, अभी आपने समतल दर्पण से बनने वाले 4 गुणों का अध्ययन कर लिया है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के 4 गुणों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है जिसे कि पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। पार्श्व उत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व उत्क्रमण स्टूडेंट्स यह काफी इंपॉर्टेंट है। पार्श्व उत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन स्टूडेंट्स इसका दैनिक जीवन में भी काफी अधिक उपयोग होता है। जैसे एक वस्तु है, या इसकी लेफ्ट साइड है और या इसकी राइट साइड है। जब इसको हम समतल दर्पण के सामने रख देते हैं तब इस वस्तु के राइट और लेफ्ट साइड वाले किनारे आपस में बदल जाते हैं। अर्थात समतल दर्पण में हमें जो वस्तु का लेफ्ट साइड होता है वह राइट ओर दिखाई देता है और राइट साइड वाला वस्तु का किनारा हमें लेफ्ट साइड की ओर दिखाई देता है। इस घटना को लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अर्थात लेफ्ट व राइट का समतल दर्पण में या दर्पण में, समतल दर्पण में, दर्पण नहीं आप समतल दर्पण लिखें, समतल दर्पण में लेफ्ट व राइट का विपरीत क्रम में मिलना, विपरीत क्रम में मिलना लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यह लेफ्ट व राइट साइड विपरीत क्रम में कहाँ मिलेंगे। तो यह लेफ्ट व राइट साइड प्रतिबिंब में विपरीत क्रम में मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है यह घटना कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। तो सामान्यतः वे वस्तुएं जो सममित होती हैं या सिमेट्रिकल होती हैं उनमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। अर्थात जिनका या ऐसी वस्तुएं जिनका लेफ्ट और राइट दोनों समान होते हैं उनमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे इंग्लिश के कुछ शब्द होते हैं जैसे एम, डब्ल्यू, ए, ओ, यू, वी, इन सभी में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है क्योंकि ये वस्तुएं या ये शब्द सममित होते हैं, सममित होती हैं, लेटरल इन्वर्जन प्रदर्शित नहीं करती हैं। जैसे ओ, एम, डब्ल्यू, आई, यू, बी इत्यादि शब्द लेटरल इन्वर्जन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस घटना का सबसे अच्छा उपयोग एम्बुलेंस में किया जाता है। आप जब एम्बुलेंस को देखें तब ध्यान से देखना, इसमें जो आगे एम्बुलेंस लिखा रहता है यह उल्टे क्रम में लिखा रहता है, अर्थात उल्टी इंग्लिश में लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि जब कोई वाहन इस एम्बुलेंस को अपने बैक मिरर में देखता है तब उसे यह एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। यह लेटरल इन्वर्जन के एक महत्वपूर्ण उपयोग है और वह आगे वाला वाहन पीछे वाली एम्बुलेंस को फौरन साइड दे देता है क्योंकि उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम समतल दर्पण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे जिसमें से पहला गुण है समतल दर्पण की फोकस दूरी। स्टूडेंट्स, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या है, इसका अध्ययन हम आगे
गोलीय दर्पण में करेंगे। अभी हम सबसे पहले समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसका अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है समतल दर्पण एक ऐसे गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या अनंत, इस सब का अध्ययन हम गोलीय दर्पण में करेंगे। वहां मैं आपको एक बात पुनः इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह एक ऐसे दर्पण का कटा हुआ भाग होता है जिसका वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यह इसका कारण था। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है, उसका आंसर था। इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उसे कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रत्येक प्रकार के दर्पण में और लेंस में होती है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड का समान होना। आप इसका अध्ययन आगे बड़ी क्लासेस में करेंगे। उत्क्रमणीयता, अभी हमें प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बिल्कुल सरल है। प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है, इसको आप समतल दर्पण में समझ लें, उसमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यह एक समतल दर्पण है, यह अभिलंब है। समतल दर्पण MN, अभिलंब PQ। एक किरण यह आप इस साइड से आई है, आपतित किरण है। यह परावर्तित किरण है। यह एक सामान्य परावर्तन है। यदि हम इस किरण को इस साइड से डालें या यहाँ पर इसी मार्ग पर टार्च जलाएं तो प्रकाश की किरण इस मार्ग से लौट जाएगी। अर्थात प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है उसी मार्ग पर वापस भी लौट जाती है। इसे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इन सभी के प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है। इसके अतिरिक्त पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं, इसका अध्ययन कर लिया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है और इसका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग होता है, आपने इसका भी अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा का अध्ययन हम कर चुके हैं। हम गोलीय दर्पण का और आगे से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद।